सेशन देख लीजिए किस तरीके की चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला है, थोड़ा बहुत मैं एग्जाम पैटर्न बताऊंगा। अपडेटेड जो नया सिलेबस है इसी साल इन्होंने अपडेट करा है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। किस तरीके से तैयारी शुरू करी जा सकती है, कौन सी किताबें और स्टडी मटेरियल हमको फॉलो करना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे सिलेक्ट करना है। मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन सा सब्जेक्ट हमें फॉलो करना चाहिए, मैं बताऊंगा कि आप कौन सा किस तरीके से सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो। और एट द एंड आप सभी लोगों के डाउट सुनूंगा वन ऑन वन, या आप मुझे चैट में भी डाउट्स बता सकते हैं। अब इसके अलावा भी अगर आपके आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डाउट्स हैं तो प्लीज इन बिटवीन नहीं लूंगा। एंड पे आप सभी लोगों के, जब मेरा सेशन खत्म हो जाएगा तो अंत में आप कुछ भी पूछेगा इस चीज के रिगार्डिंग, मैं आपको बताऊंगा। सो बिफोर आई बिगिन, मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम आप सभी लोग जानते हो, आप लोगों ने शायद मुझे देखा भी होगा। I've done मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन सिस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ प्रोफेशन से, बट 6 साल हो गए यूपीएससी एस्पायरेंट्स को पढ़ा रहा हूँ और टीचिंग ही मेरा पैशन है। आप लोगों ने मुझे देखा होगा, इट माइट बी, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अगर आप बाद में, सेशन के बाद में भी कुछ पूछना चाहते हैं प्रेपरेशन के रिगार्डिंग। सो दीज आर द प्रोमिनेंट हैंडल्स, आप मुझे ढूंढ सकते हैं इन द फेसबुक, इंस्टाग्राम एज वेल एज ऑन द ट्विटर। और आप लोगों ने मुझे देखा भी होगा ऑन आवर यूट्यूब चैनल, O2ICE अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे मेरी रेगुलर वीडियोस आती हैं। करंट अफेयर एक्सप्लेन सीरीज करता हूँ, प्लस आपको प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी शेयर करता हूँ। एचसीएस के बारे में भी मैंने 1-2 वीडियोस बनाए हैं, वो आपको मिल जाएंगे, यहाँ शायद कुछ लोगों ने देखे भी होंगे। प्लस आपने मुझे कुछ इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स पे भी कुछ लोगों ने देखा होगा, जो स्टॉक वगैरह पे भी मेरी कुछ वीडियोस हैं। सो इससे ज्यादा इंट्रोडक्शन तो क्या ही देना। पिछली वीडियो में मैंने कुछ बेसिक चीजें बता दी हैं जो जिनकी बात आज मैं डिटेल में नहीं करूंगा। सेशन फॉर्मली शुरू करने से पहले सिंपल सवाल, सबसे पहला सवाल, जब एज एन बिगिनर आप लोग स्टार्ट कर रहे हो तो सोर्स ऑफ योर मोटिवेशन क्या है, आप क्यों एक सिविल सर्विस सर्वेंट बनना चाहते हो। तो 2 तरीके के सोर्स ऑफ मोटिवेशन आपके हो सकते हैं। वन इज दैट कि आपको कुछ इंटरनल सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, आपको सिविल सर्विस से थोड़ा काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलता है, या आप उस तरीके का इन्फ्लुएंशियल वर्किंग जॉब करना चाहते हो जिससे आपको खुद को खुशी मिलती है। एक्सटर्नल सोर्स माइट बी कि आपने किसी रिश्तेदार को देख लिया कि भाई उसका सिलेक्शन हो गया तो अब मुझे भी करना है, या आपके पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं, आप कुछ और बनना चाहते हैं लेकिन आपके पेरेंट्स ऐसा चाहते हैं कि आप ये तैयारी करो तो आप इसलिए कर रहे हो, या ABC कारण हो सकते हैं कि भाई मुझे मेरी गर्लफ्रेंड ने बोल दिया कि तू तैयारी कर ले, या दीज काइंड ऑफ थिंग्स। तो दीज आर द एक्सटर्नल सोर्सेस। अगर आप में से कोई भी लोग इस तरीके का एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मोटिवेशन लेके बैठे हैं तो ये वेबिनार आपके लिए नहीं है, अनटिल अनलेस आपका जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन है वो इंटरनल है। ये मोटिवेशन पहले तो बहुत जोश में रहता है, 2-3 महीने आप लोग बड़ा ही एंजॉय करोगे, दूसरे वालों से आगे निकल जाओगे, लेकिन 2-3 महीने बाद ये चला जाएगा। आप वही परसू करोगे जो आप इंटरनली चाहते हो। तो अगर इंटरनल मोटिवेशन है और आप अप्रॉक्स टाइम पीरियड बता रहा हूं, अप्रॉक्स 1 साल अपनी लाइफ का इधर डिवोट कर सकते हो। ये सिलेबस कंप्लीशन का टाइम 10 से 12 महीने, या नॉर्मली लोग 8 से 14 महीने लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी सिचुएशन क्या है। तो आप लोग इस तैयारी के लिए बने हो। अगर आप इतना टाइम डिवोट नहीं कर सकते, उसमें भी डेली आप लोग 5 से 8 घंटे, अगेन डिपेंडिंग अपॉन योर ग्रेस्पिंग पावर या आपकी सिचुएशन की, आप कितना टाइम, 5 से 8 घंटे, 2100 घंटे के आसपास का टाइम 1 साल में अगर आप डिवोट कर सकते हो इस प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी में, देन ये सेशन आपके लिए बनाए। इसी तरीके का बताने वाला हूं मैं, कोई शॉर्टकट नहीं देने वाला आपको कि 1 महीने 2 महीने 3 महीने में आप लोग ऑफिसर बन जाओगे या करोड़पति बन जाओगे, काइंड ऑफ थिंग, जिस तरीके के ऑनलाइन कोर्सेज आजकल चल रहे हैं। तो इन 2 पॉइंट्स को अपने दिमाग में क्लियर करिए। अगर इनके अलावा कुछ आपके दिमाग में है तो आप मीटिंग छोड़ सकते हो, मुझे नहीं लगता कि मैं आपके शॉर्टकट्स को यहाँ पे दे सकता हूँ। बाकी लोग मेरे साथ बने रहें। हम पॉइंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, जब आपने डिसीजन ले लिया है कि मुझे तैयारी करनी है, तो सबसे पहला जो हमारा हर्डल है वो है इस एग्जाम पैटर्न और सिलेबस को समझना। डिटेल एग्जाम पैटर्न सिलेबस की मैं वीडियो बना चुका हूं, तो आप वो देख सकते हो। हम इसको थोड़ा और तरीके से देखेंगे सो दैट कि उसको तैयारी कैसे करनी है उसको हम लोग डिटेल में देख पाए। देखिए 3 स्टेजेस में ये एग्जाम होता है। पहली स्टेज है प्रिलिमिनरी एग्जाम, दूसरी स्टेज है मेंस एग्जाम, तीसरी स्टेज है इंटरव्यू एग्जाम। कंसेक्यूटिव है, जब आप पहली क्रैक करोगे तो दूसरी में पहुंचोगे, दूसरी क्रैक करोगे तो तीसरी में पहुंचोगे। अब यहाँ पे सिलेक्शन का क्या प्रोसेस है, इस स्टेज 1 में 2 एग्जाम होने हैं। स्टेज 1 सारे का सारा MCQ लेवल का है,
वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ पे आपको आएंगे, ऑब्जेक्टिवली आपको चूज करना होगा कि 4 ऑप्शंस में से ठीक ऑप्शन कौन सा है। इसको क्रैक करोगे तो आप मेंस में पहुंचोगे। मेंस जो है वो डिस्क्रिप्टिव है, वहां पे आपको लिखना पड़ेगा, राइटिंग, जस्ट लाइक हम लोग हमारे कॉलेजेस के एग्जाम्स दे रहे थे। तो मेंस में 4 पेपर होने हैं, 4 पेपर्स को लिख के अगर इनकी कट ऑफ आप लोग क्लियर करते हो तो यू विल अप्रोच टू द इंटरव्यू। इंटरव्यू एक ओरल एग्जाम है 75 मार्क्स का, और वहां पे भी आपको ठीक ठाक स्कोर मिलेगा। सो सिलेक्शन का सिस्टम ऐसा है कि जो स्टेज 1 है यहाँ पे, वो हमारे फाइनल सिलेक्शन में कोई भागीदारी नहीं निभाता है। स्टेज 1 का सिर्फ इतना पर्पस रहता है कि जस्ट लाइक स्क्रीनिंग, मॉडलिंग करने से पहले स्क्रीन किया जाता है ना मॉडल्स को कि वाकई ये मॉडल बन सकता है नहीं बन सकता, तो स्क्रीनिंग का काम करता है स्टेज 1 जो कि प्रिलिमिनरी एग्जाम है। एक बार इसकी कट ऑफ क्लियर हुई, आप मेंस के लिए आ गए, तो उसके बाद इसके मार्क्स आपके किसी काम नहीं आने। तो इसको जस्ट क्वालिफाई या कट ऑफ क्वालिफाई करके आपको मेंस में जाना है। मेंस में जो रियल क्रीम है, जो मेन लोग पहुंचते हैं मेंस में, वो लोग, और उनका जो मेंस में स्कोर आया प्लस इंटरव्यू में स्कोर आया, वो डिसाइड करता है कि भाई मेरिट किस बेसिस पे बनेगी। अब पहला बात सिलेबस समझ लिया, अब वी हैव टू अंडरस्टैंड द कंपटीशन कि किस तरीके का कंपटीशन आपको फेस करना है। देखिए, नॉर्मली सभी ने 3 इडियट मूवी देखी और हमने वहां से एक क्रक्स निकाला है कि लाइफ इज नॉट अ रेस। ये बंदे को किसी ने वहां पे सीरियस नहीं लिया वायरस को। तो राइट नाउ इफ यू आर इन अ कंपटीशन वाला सिनेरियो, आप कंपिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, तो आपको एक ही बंदा सीरियस लेना है, वो यही है, लाइफ इज अ रेस। लाइफ आपकी रेस नहीं थी, लर्निंग वाजंट अ रेस। जब आप स्कूल में थे तब रेस नहीं था, जब आप ग्रेजुएशन में थे तब भी रेस नहीं था, जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन में आए तब भी रेस नहीं था। अनफॉर्चुनेटली आप लोग तब रेस में लगे हुए थे, सभी को 90% चाहिए थे 10वीं 12वीं में, सभी को ग्रेजुएशन में 85 अबव चाहिए था, गोल्ड मेडलिस्ट डिग्री चाहिए थी। एक्चुअली लेट मी टेल यू, वो आपका रेस नहीं था। वहां पे आप लोग कुछ सीखने के लिए थे। बट इन द कंपटीशन वाला सिनेरियो, यहाँ पे सीखने के साथ साथ यू हैव टू रन फास्टर देन योर कंपिटिटर्स इन ऑर्डर टू अटेन रैंक्स। अगर आप अपने कंपिटिटर से अच्छा स्कोर नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपको कोई रैंक नहीं मिलने वाला, आपकी तैयारी फ्यूटाइल हो जाएगी, आपको दोबारा से अटेम्प्ट देना होगा, रीस्टार्ट करना होगा। सो ये एक बड़ा कंसर्न है जो कंपटीशन के स्टूडेंट्स को मैं नॉर्मली बताता हूँ कि यहाँ पे हमें रेस की तरह बिहेव करना है। एक एक मार्क भी जरूरी है, 1 मार्क्स भी एक्स्ट्रा, 2 मार्क्स भी एक्स्ट्रा आगे हो सकता है आपके पेपर क्रैक होने के चांसेस मल्टीपल फोल्ड्स बढ़ जाएं। सो कंपटीशन कौन है, अब ये समझिए कौन है आपका कंपटीशन। सो देखिए, जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बिगनर्स को मैं डरा नहीं रहा हूं। अगर इफ समबडी इज बिगनर है यहाँ पे और बोले कि इतना ज्यादा कंपटीशन है मैं तैयारी नहीं करूंगा, मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट सच्चाई बताना मेरा फर्ज है। उसके अकॉर्डिंगली हमें तैयारी करनी है। अगर आपको दुश्मन और कंपटीशन के बारे में पता है तभी हम बेटर परफॉर्म कर पाएंगे ना। तो मैं वो बता रहा था कि जो लोग स्टेट से, आपके स्टेट से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो साधारण सी बात है कि वो हरियाणा का पेपर जरूर फिल करेंगे। बिगिनर्स हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी बिगिनर हो, वो भी बिगिनर है। दूसरे लोग, दूसरे जो यूपीएससी में अपने अटेम्प्ट एग्जॉस्ट हो चुके हैं, 6 अटेम्प्ट देने के बाद अनफॉर्चुनेटली उनका पेपर क्लियर नहीं हुआ, वो भी स्टेट का पेपर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एज लिमिट ज्यादा है यूपीएससी से। तो वो हैं दिग्गज लोग, वेटरन लोग, पंडित लोग बन चुके हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ के बैठे हैं, तो यू हैव टू प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। दूसरे वो लोग हैं जिनका यूपीएससी में बहुत लोअर रैंक आया, 800-900 रैंक आया, कोई पोस्टल वोस्टल सर्विस मिली हुई है, तो वो उस रैंक को एसडीएम वगैरह लेने के लिए पेपर दे रहे हैं, तो वो भी आपका कंपटीशन है। देन ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी हरियाणा में ही एम्प्लॉयड है, इट मे बी किसी और गेजेटेड जॉब में, या नॉर्मली टीचर लोग इस तरीके के पेपर देते हैं, तो वो आपका कंपटीशन है। तो एक आप हो बिगनर, तो देखिए कोई लेवल प्ले ग्राउंड तो यहाँ पे है नहीं है। अगर मैं बोलूं कि सभी लोग समान है, तो समान तो नहीं है, बहुत सारी असमानताएं, वो लोग आपसे पहले पढ़ के बैठे हैं। बट यही स्ट्रेटजी हमें बनानी है कि हम किस तरीके से इसको लेवल प्ले ग्राउंड में लेके आ सकते हैं, हम उनके इक्वल लेवल हो सकते हैं। अब मैं आपको बहुत सारे उदाहरण देता हूं। जस्ट लाइक ये जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये अमित मान है। इन्होंने ऑलरेडी ये जॉब कर रहे थे, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर गेजेटेड जॉब कर रहे थे, पेपर दिया, क्रैक हो गया, एसडीएम बन गए, कंपटीशन था आपका। सेकंड, ये ललित यादव हैं, ये यूपीएससी दे रहे थे, काफी टाइम से नहीं हुआ, हरियाणा दिया, पहले अटेम्प्ट में ही गॉट सिलेक्टेड। पिछले 2018 वाले रिजल्ट्स की मैं बात कर रहा हूँ। ये सारे स्टूडेंट्स हैं हमारे। देन दिस इज मिस्टर आदित्य रंगा। तीनों के तीनों के आपको इंटरव्यू मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे भी और अदर प्लेटफॉर्म्स पे भी, आप ढूंढ सकते हो इनके नाम से।
ये वर्किंग प्रोफेशनल थे, बिगिनर भी थे, इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन में 17 सप्लीज आई थी, बट स्टिल 1 साल पढ़ा और ही क्रिएटेड अ लेवल प्ले ग्राउंड विदाउट हैविंग एनी पास्ट एक्सपीरियंस विद दीज सर्विसेज। 1 साल सीरियसली पढ़ा और ही गॉट तहसीलदार। सो लेवल प्ले ग्राउंड नहीं है, बट इसको क्रिएट किया जा सकता है अगर आप ठीक स्ट्रेटेजी फॉलो करो। ठीक स्ट्रेटेजी तभी फॉलो कर पाओगे जब आपको पता होगा कि आप किनके साथ compete करने जा रहे हो इन दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो ये 3-4 चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला था। अंडरस्टैंड, हमने पैटर्न देख लिया प्री मेंस इंटरव्यू किस तरीके से होता है, सिलेबस पे अभी आऊंगा मैं, और हमने कंपटीशन देख लिया कि किस तरीके का कंपटीशन हम लोग फेस करते हैं। देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हमारी तैयारी की अप्रोच क्या रहेगी? नॉर्मली स्टूडेंट्स, बिगिनर्स और कभी कभार दिग्गज लोग भी, माइंड मत करना, आप लोग बेसिक से हट जाते हो। हमारा बेसिक सबसे पहला फोकस क्या है कि वी नीड टू स्टिक टू बेसिक्स। बेसिक्स क्या है? हमारी एनसीईआरटी की बुक्स जो हमने स्कूल टाइम पे पढ़ी है उनको एक बार दोबारा पढ़ना है, प्लस हर एक सब्जेक्ट पे एक स्टैंडर्ड बुक, और हार्डली कभी कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिन पे हमें 2 किताबें पढ़नी पड़े, और बहुत ऐसे कम चांसेस है। बस इसी चीज पे एक सब्जेक्ट को लेके हमें फोकस करना होता है, बेसिक्स। नॉर्मली जब लोग तैयारी करने लगते हैं तो उन्हें लगता है कि जनरल स्टडीज, दो हम बताते हैं कि जनरल स्टडीज एवरीथिंग विच इज अंडर सन, वो हमारा सिलेबस है, तो हम उसको इस तरीके से लेते हैं कि हमें सब कुछ ही मालूम करना है, हमें और पढ़ना है और पढ़ना है, नॉलेज की खान बन जाना है, काइंड ऑफ थिंग। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। क्वेश्चन जो आता है वो बेसिक आता है, और तैयारी भी जो है हमें वो बेसिक लेवल से ही स्टार्ट करनी है, और हल्का सा एक स्टैंडर्ड बुक्स का टचअप दिया जाता है, एक एक स्टैंडर्ड किताब का, सो दैट कि आपको मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस की प्रिपरेशन हो जाए। इसके अलावा जो लोग हैं, अगर आप बहुत सारी स्टैंडर्ड किताबें डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरनेट से नोट्स उठा के ढेर भर के किताबों का पढ़ लिया, तो इवेंचुअली आपकी तैयारी फ्रेगमेंट्स में चली जाएगी, और आपका जो इवेंट एक एक्चुअल गोल होगा, बीइंग ए सिविल सर्वेंट एस्पायरेंट, वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा। बिकॉज आप तो एक सब्जेक्ट को लेके 6-6 महीने बैठे रहोगे कि मुझे इसमें पीएचडी करनी है, मुझे इसमें मास्टरी करनी है, मुझे ये फैक्ट नहीं आता, मुझे वो फैक्ट नहीं आता। आपका सिलेबस कभी भी पूरा नहीं होगा, नॉर्मली होता भी नहीं है, लेकिन आपका एग्जाम लेवल का सिलेबस कभी भी पूरा नहीं होगा अगर आप बेसिक से हट जाते हो। सो पहली अप्रोच बिल्कुल स्टिक टू बेसिक्स, और बेसिक्स को ही हम लोग रिवाइज करते हैं। 3 डिफरेंट किताबें पढ़ने से अच्छा एक किताब को 3 बार पढ़ दीजिए एक सब्जेक्ट पे, तो वो आपको ज्यादा फ्रूटफुल होगी। दूसरी जो बेसिक अप्रोच है हमारी, वो है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से मेरा मतलब है कि अगर आप दिन के 6 घंटे पढ़ते हो, वैसे मैं सभी को रिकमेंड नहीं कर रहा कि आप 6 घंटे लगाइए, इट डिपेंड्स ऑन, कुछ लोग 8 घंटे भी लगा सकते हैं, कुछ के पास 2-3 घंटे का समय होगा, बट जितना भी समय आप लोग अपने टाइम टेबल के हिसाब से निकाल रहे हो, तो इट हैज टू बी कंसिस्टेंट। साल के 365 दिन आप ये 6 घंटे डेली पढ़ रहे हो, ये होती है कंसिस्टेंसी। अगर ये कंसिस्टेंसी आपकी ब्रेक हो रही है, लेट से आपने 5 दिन 10-10 घंटे स्टडी की, उसके बाद 10 दिन कुछ छेड़ा ही नहीं, कोई किताब नहीं छेड़ी, और फिर अगले 5 दिन 10-10 घंटे स्टडी कर ली, तो आप सिविल सर्विस एस्पायरेंट नहीं हो, आपका पेपर क्रैक नहीं होगा। हमारी तैयारी की जो स्ट्रेटेजी है वो कंसिस्टेंसी के साथ ही चलती है। बेसिक को पढ़ना है, बेसिक्स को ही स्ट्रॉन्ग करना है, और बेसिक से थोड़ा सा एडवांस लेवल जाना है स्टैंडर्ड किताबें पढ़ के, और कंसिस्टेंसी के साथ जाना है। और ये सब होगा एक मेंटर की देखरेख में। एक मेंटर आपको चाहिए, गुरु बिन ज्ञान नहीं, तो एक गुरु आपको चाहिए। गुरु आपका भाई हो सकता है, गुरु आप अगर अगर उसने ये पेपर क्रैक किया है, ये आपका कोई रिश्तेदार हो सकता है, ये आपका कोई दोस्त हो सकता है, इट मे बी योर पेरेंट्स एज वेल। बट मेंटर चूज करते हो, एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि उस मेंटर का इस पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उसकी बताई गई स्ट्रेटेजी पे आप लोग ट्रस्ट करो। अब दुनिया में बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे, 1-2-3 आज मैं भी मिला हूं, मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि भाई इस तरीके से पेपर क्रैक कर सकते हो। आज आपने मेरी स्ट्रेटेजी को सुना, कल को कोई और मिलेगा, वो अपनी स्ट्रेटेजी बताएगा, ABC। तो गोल तक पहुंचने के डिफरेंट रास्ते हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली हमें गोल तक पहुंचना है। मेरी स्ट्रेटेजी कुछ और हो सकती है, दूसरे बंदे की बताई स्ट्रेटेजी कुछ और हो सकती है, तीसरे की और। आपको जिसकी स्ट्रेटेजी अच्छी लगती है उसकी स्ट्रेटेजी को ऑप्ट करिए, उस स्ट्रेटेजी पे उसी को मेंटर मानिए या किसी और को मेंटर मानिए, और खिचड़ी मत पकाइए। आपको मैं बताऊंगा कि हिस्ट्री पढ़नी है तो इन किताबों से पढ़ लीजिए, कोई और आता है कि नहीं यार ये किताबें तो बेकार है, आप इनसे पढ़िए। तो ऐसा नहीं है कि आप दोनों को मिक्स करके अपने हिसाब से बुक्स पढ़नी शुरू कर दीजिए। हो सकता है उसने अपने पर्सपेक्टिव से बताया हो, मैंने अपने पर्सपेक्टिव से बताया हो, दोनों के दोनों ही ठीक है, बट दोनों अलग अलग ठीक है। अगर दोनों को मिक्स किया जा रहा है तो वो प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो बनेगा। तो ऐसा मेंटर जिसपे आप ट्रस्ट कर सको, उसकी छत्र छाया में 1 साल पढ़ लो,
जो वो कहता है कर लो तो हो जाएगा। अपना ज्यादा रीजनिंग लगाओगे या चीजों को मिक्स करोगे, इंटरनेट का जमाना है, बहुत सारी चीजें मिलती हैं, तो मिक्सअप से कुछ नहीं होगा। इंफॉर्मेशन ओवरलोड जरूर हो गया है। आज से 10 साल पहले क्या था, हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं मिलती थी। आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल है, बट राइट नाउ ये एक प्रॉब्लम है। हमें कौन सी इंफॉर्मेशन ठीक है, कौन सी इंफॉर्मेशन गलत है, कौन सा सोर्स सही है, कौन सा सोर्स ऑथेंटिकेटेड नहीं है, ये भी एक अपने आप में प्रॉब्लम है। तो इसको थोड़ा दूर रखना है। मंत्रा इज स्टिक टू बेसिक्स एंड विद कंसिस्टेंसी प्लस विद द सपोर्ट ऑफ मेंटर। अब दोबारा बता रहा हूँ, सिलेक्शन प्रोसेस जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि भाई पहले प्री होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। प्री 200 मार्क्स का है, मेंस 600 मार्क्स का है, इंटरव्यू 75 मार्क्स का है। प्री एमसीक्यू है, जस्ट आपको स्क्रीनिंग करने के काम आता है। मेंस जो है वो डिस्क्रिप्टिव है, और इंटरव्यू जो है ओरल है। जो फाइनल मेरिट बनेगी वो इस हिसाब से बनेगी कि टोटल 675 में से किसके कितने मार्क्स आते हैं। अब जो कट ऑफ है, बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं अभी चैट में कि कट ऑफ का कैसे सिनेरियो रहता है। यार देखिए, जस्ट लाइक 50 वैकेंसीज हैं, उदाहरण के लिए बात कर रहे हैं, तो 50 वैकेंसीज हैं, तो हम लोगों के पास 1000 बंदा था पेपर देने वाला, हमने सभी को उनके मार्क्स के हिसाब से रैंक कर लिया। तो 1 से 50 तक जितने लोग आए टॉपर, दे विल बी सिलेक्टेड। तो हमें कट ऑफ अनाउंस करना होगा। तो 50वें बंदे का जो स्कोर है, दैट विल बी अनाउंस्ड एज अ कट ऑफ कि भाई लेट्स से 400 से ऊपर जिसका भी स्कोर है वो सिलेक्ट हो गया, 400 से नीचे जिसका भी स्कोर है वो फेल हो गया, उसको दोबारा पेपर देना होगा। दिस इज हाउ अ कट ऑफ वर्क्स। अब जो तैयारी की अप्रोच रहेगी वो हमेशा प्री प्लस मेंस रहेगी। अगेन चैट में कोई डाउट पूछ रहा है, अभी मैं आपके डाउट लेता हूँ यार, 5 मिनट बस, मुझे एक चीज फिनिश कर लेने दीजिए। कट ऑफ की इस बार की 130 गई है साहिल जी, जनरल के लिए 130 गई है, कैटेगरी के लिए आप लोग चेक कर लेना। एक काम करूंगा मैं ना, आपके ग्रुप में, आप सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हो ना, तो मैं वहां पे शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा कट ऑफ किसकी कितनी गई है। वैसे भी पिछले साल की कट ऑफ का इस साल की कट ऑफ से कोई लेना देना है नहीं है। इट डिपेंड्स अपॉन द पेपर कितना मुश्किल आया और वो किस तरीके के लोग वहां पे पेपर देने वाले हैं। तो अब हम बात करते हैं कि क्या सिलेबस है और उसको कैसे पढ़ना है। देखिए, जनरल स्टडीज नॉर्मली ये शब्द है, इसका कोई एज एन सच डिफाइंड सिलेबस नहीं होता। नॉर्मली कमीशन लिख देते हैं। वैसे जनरल स्टडीज, एवरीथिंग अंडर सन इज जनरल स्टडीज। जो आप अपने आसपास हो रहा है, इट्स जनरल स्टडीज। इसको तैयार करने का एक ही सिविट है, किविट इज की जनरल स्टडीज में आपको ऊपर ऊपर की नॉलेज लेनी है, हर एक चीज को डिटेल्ड में नहीं पढ़ना, जस्ट एक वर्किंग नॉलेज। अब मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ई लर्निंग किस तरीके के प्लेटफॉर्म पे काम करता है, राइट। ये आज हम जूम पे क्लास ले रहे हैं, नॉर्मली हम हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे क्लास लेते हैं। तो कौन सी बेसिक साइंस है, किस तरीके के प्रोटोकॉल्स के बिहाफ पे ये चीज सक्सेसफुल हो रही है, जस्ट उसका एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए। ऐसा नहीं कि आप लोग जूम ऐप की प्रोग्रामिंग तक सीख लो। ये एक उदाहरण था जनरल स्टडीज। जनरल स्टडीज में हम लोग जनरल साइंस, एवरीडे साइंस को कवर करते हैं, लाइफ साइंसेज इनको बोला जाता है, करंट अफेयर्स आते हैं नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के, हिस्ट्री आती है इंडिया की, प्री की बात कर रहा हूँ, प्री में वर्ड हिस्ट्री यहाँ पे नहीं आती है। ज्योग्राफी आता है, इंडियन वर्ल्ड, इंडियन कल्चर, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी यहाँ पे पूछा जाता है, और हरियाणा का जीके आता है, हरियाणा इकोनॉमी, पीपल, या हरियाणा से रिलेटेड नॉर्मली हरियाणा जीके बोलते हैं। तो हरियाणा जीके पे यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 100 क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम में जीएस से, और जिसमें हरियाणा का जो वेटेज है वो 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन हो सकता है। दो इट इज नॉट डिफाइंड नॉर्मली। जो पिछले 3 एग्जाम्स 2012, 14 और 18 में जो हुआ था, उसके बिहाफ पे मैं बता रहा हूँ, 15 से 20 क्वेश्चन हरियाणा बेस्ड पूछे जाते हैं। नॉर्मली इजी क्वेश्चन होते हैं, कोई ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो हमें यहाँ पे रहता नहीं है। अर्जुन जी अभी बता रहा हूँ, एंड पे नंबर बता दूंगा, काइंडली वेट फॉर अ व्हाइल। तो ये था जीएस का सिलेबस। सी सेट में दो चीजें मेनली पूछी जाती हैं, वन इज इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन पे आएगा, दूसरा है रीजनिंग, एंड थर्ड तीन मेन चीजें, थर्ड इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, 100 क्वेश्चंस। और हरियाणा में एक चीज है कि जो सी सेट का पेपर है, पिछली बार सी सेट का पेपर अनएक्सपेक्टेडली टफ था। नॉर्मली हम सी सेट को थोड़ा जो लोग साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो उनको ईजी लगता है, लेकिन पिछली बार ये पेपर लेंथी था, तो इसकी भी तैयारी थोड़ी ध्यान से आपको करनी होगी। मेंस में 4 पेपर होंगे, डिस्क्रिप्टिव होगा, वन इज इंग्लिश, हिंदी, एंड थर्ड इज जनरल स्टडीज, एंड फोर्थ इज ऑप्शनल पेपर। पहले ऑप्शनल 2 हुआ करते थे, अब ऑप्शनल 1 है।
ये फाइनल डिसीजन है हरियाणा कैबिनेट का। आने वाले पेपर में सिर्फ एक ही ऑप्शनल पेपर होगा और एज यूजुअल इंटरव्यू होने वाला है। तो ऑप्शनल में नॉर्मली इंग्लिश है तो 10वीं लेवल का ग्रामर का सिलेबस है, हिंदी है 10वीं लेवल का ग्रामर का सिलेबस है। यहाँ पे आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट भी रहती है, दो ये सब्जेक्ट्स में स्कोर भी करना होता है, लेकिन इनको अगर जो बंदा फेल हो जाता है फाइनल सिलेक्शन में नहीं आएगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट की लिस्ट है, आगे बताऊंगा कैसे चूज करने हैं। जीएस का सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है जो हमने प्री के लिए पढ़ा था, कुछ चीजें एक्स्ट्रा हैं जो प्री में हमें नहीं पढ़ी। सबसे बड़ी चीज है वर्ल्ड हिस्ट्री, यहाँ पे थोड़े बहुत एस्पेक्ट्स पूछे जाते हैं और एक एक टॉपिक इन्होंने ऐड करा है, टॉपिक ऑफ सोशल रेलेवेंस। एक बात बता दूं कि इस टॉपिक सोशल रेलेवेंस के टॉपिक में बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हैं, जस्ट लाइक इंटरनल सिक्योरिटी इज, डिजास्टर मैनेजमेंट इज, कॉमन सोशल इश्यूज, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेंट क्राइसिस, इस तरीके के क्वेश्चंस इस टॉपिक के अंदर पूछे जा सकते हैं। तो इसको अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है। पार्ट 2 में वर्ल्ड हिस्ट्री थी जिसमें बताया, बाकी सारी चीजें हम लोग पढ़ के आए थे प्री में। वर्ल्ड हिस्ट्री जो है उसको या इंटरनेशनल रिलेशंस को थोड़ा ध्यान से पढ़ना होगा। और एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है स्टैट्स एनालिसिस, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। स्टैट्स है बड़ा इजी सा, एक दो क्वेश्चन कभी कभार पूछ ले जाते हैं, तो इसको कैसे करना है इसकी बात करेंगे। अब हम पॉइंट पे आते हैं सिलेबस के बाद। डिटेल सिलेबस में शेयर करूंगा आपके साथ, पुरानी नोटिफिकेशन ही शेयर कर दूंगा। जिन लोगों के क्वेश्चंस है ना कि एज कितनी है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितना रिलैक्सेशन है, या डिटेल्ड ऑल डिटेल सिलेबस क्या है, लिस्ट ऑफ ऑप्शनल कौन सी, तो मैं पुरानी नोटिफिकेशन शेयर कर दूंगा, उसको आराम से बैठ के देख लीजिएगा। बहुत सारे डाउट्स आपके वहीं से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो था, हम सोर्सेज की बात कर रहे थे कि कौन कौन से सोर्सेज। लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी पेन पेपर साथ रखना, कुछ एक्स्ट्रा होगा बताऊंगा तो वो लिख लेना। ये पीडीएफ तो आप ही के पास आना है, आप ही के लिए बनाया है, तो इसको मत स्क्रिबल करना। सबसे बड़ा होता है करंट अफेयर्स, प्रोमिनेंट पार्ट है, चाहे इससे क्वेश्चन कम आए ज्यादा आए, लेकिन आपकी तैयारी के साथ ये आपके शरीर का अंग बन के चलता है। जब तक आपका पेपर क्लियर नहीं होता आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा। और एक और बात बता दूं, जब पेपर क्लियर हो गया तो आपको न्यूज़पेपर की ऐसी आदत होगी कि दिवाली से अगले दिन जब छुट्टी होती है ना, तब भी हम वेट करते रहते हैं कि न्यूज़पेपर क्यों नहीं आया। सो फॉर द होल लाइफ यू विल रीड न्यूज़पेपर लाइक इट्स अ रिलीजियस टेक्स्ट। तो नेशनल और इंटरनेशनल रिलेटेड न्यूज जो आपको कवर करनी है वो इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, दोनों इंग्लिश डेलीज अच्छे हैं, दोनों में से एक न्यूज़पेपर पढ़ा जा सकता है। जो आपके स्टेट से रिलेटेड न्यूज है तो ट्रिब्यून अच्छा कवर करता है हरियाणा को, ये ले सकते हैं। या आप एक दो न्यूज़पेपर और भी एक्सप्लोर कर सकते हैं जो आपके एरिया में अवेलेबल है, कि क्या ये मेरे सिलेबस के अकॉर्डिंगली ठीक ठाक हरियाणा की न्यूज कवर करता है। नेशनल न्यूज तो हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस आपको अच्छी खासी दे देंगे। अगर जो हिंदी के लोग हैं, हिंदी में करंट अफेयर तैयारी करना चाहते हैं, तो नेशनल न्यूज के लिए सिलेक्टिवली यू कैन गेट नवभारत टाइम्स, अच्छा न्यूज़पेपर है, जागरण अच्छा न्यूज़पेपर है, जनसत्ता अच्छा न्यूज़पेपर है। द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस की जगह नवभारत टाइम्स ले सकते हो, जो एनसीआर रीजन के आसपास रहते हैं वहां पे दिल्ली संस्करण जो आता है नवभारत टाइम्स का वो अच्छा है। जनसत्ता जो आता है उसके एडिटोरियल्स भी अच्छे रहते हैं, और दैनिक जागरण भी अच्छी कवरेज देता है। बट स्टिल आई वुड से कि अगर आप कोशिश करो कि मुझे इन्हीं न्यूज़पेपर्स को पढ़ना आसान हो जाए, इनको हिंदी में पढ़ा जा सकता है गूगल ट्रांसलेटर की मदद से, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। फिर अखबार के बाद एक मंथली मैगजीन, कोई भी मैगजीन जो आपको अच्छी लगे करंट अफेयर्स की। नॉर्मली हम लोग फोकस आता है, सिविल सर्विसेज टाइम्स आता है, दृष्टि आता है, इस तरीके की जो मैगजीन है इनमें से कोई भी एक मैगजीन जो मंथली करंट अफेयर्स को कवर करती हो उसको महीने में पढ़ना है एक बार। और सरकारी दो वेब मैगजीन्स है, योजना और कुरुक्षेत्रा। बिगनर्स इसको अभी शुरू मत करना, एक दो महीने बाद धीरे धीरे हम लोग इनको स्टार्ट करेंगे, योजना और कुरुक्षेत्रा को। एक बार इनको लेके जरूर रखते रहिए। 20-20 रुपए की मैगजीन्स हैं, सरकारी हैं, अच्छी मैगजीन है, और किस तरीके से इनको पढ़ना है उसमें हम लोग एक और सेशन लेंगे। मीनवाइल अगर आप बिगनर हो तो न्यूज़पेपर से स्टार्ट करिए, फिर धीरे धीरे मंथली मैगजीन नेक्स्ट मंथ से, और उससे नेक्स्ट मंथ से हम लोग योजना कुरुक्षेत्रा पे स्विच करेंगे और इन सभी को कंबाइनली पढ़ेंगे। सनी कुछ हैंड रेज कर रहे हैं। हाँ जी सनी बताइए। सर, मेरा क्वेश्चन है एक्चुअली कि करंट अफेयर जैसे एग्जाम्स नेक्स्ट ईयर आएंगे, तो करंट अफेयर कब से स्टार्ट करनी है, किस टाइम से स्टार्ट करनी है, कौन से टाइम पीरियड के होने चाहिए करंट वैसे अफेयर्स? यार इनका एचपीएससी का कोई सिर पैर नहीं है, कहीं से भी कुछ भी पूछ लेते हैं। बट हमारा जो फोकस है ना करंट अफेयर्स का, वो आप रखिए एक 15 महीने करीब बस। तो सोर्सेस में हिस्ट्री पहले देखते हैं कि कौन कौन से सोर्सेस आपको फॉलो करने हैं। हिस्ट्री में देखिए एनसीईआरटीज है हमारे पास, क्लास 6th 7th 8th की ओल्ड एनसीईआरटीज आप लोग फॉलो कर सकते हो, अच्छी हैं। क्लास 11 की जो ओल्ड एनसीईआरटी आर एस शर्मा द्वारा लिखी गई
एंशिएंट इंडिया के लिए, और नए वाली जो क्लास 12th की है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री, वो भी अच्छी है। इन सभी को बाईपास करना चाहते हो तो आप तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री की बुक्स पढ़ सकते हो, मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। और नॉर्मली अगर आप देखोगे पीडीएफ डाउनलोड करके उनकी खुद की वेबसाइट पे तमिलनाडु बोर्ड की, तो आपको भी थोड़ा मजा आएगा कि हिस्ट्री की बुक्स अच्छी है। आप इन दोनों को नहीं पढ़ना, अगेन सोर्सेस को मिक्स नहीं करना। एनसीईआरटी ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ रहे हो और प्लस ये थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पढ़ पा रहे हो, इट्स वेल एंड गुड है। अगर दोनों को एक बार कंपेयर करके देखना कि जिसमें आपको अंडरस्टैंडिंग आए, तमिलनाडु बोर्ड की जो हिस्ट्री की बुक्स है वो भी अच्छी हैं, दोनों में से एक ऑप्ट कर लेना, आपका हिस्ट्री का जो बेसिक पर्सपेक्टिव है वो बन जाएगा। अब किसी ने पूछा एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट क्या है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए एनसीईआरटी हमारी बेसिक फाउंडेशन का काम करती हैं, तो जस्ट लाइक जो जो चीजें हमें बेसिकली पता होनी चाहिए वो एनसीईआरटी में है। कुछ डायरेक्ट फैक्ट्स हैं उनको थोड़ा याद करा जाता है, और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड करा जाता है। नॉर्मली आपके लिए कल एक क्लास हो रही है जिसमें इंडियन पॉलिटी पढ़ाएंगे संधू सर। एनसीईआरटी 10वीं की क्लास में ही किस तरीके से एनसीईआरटी 10th में हम लोग चीजों को सेग्रीगेट करते हैं, तो वहां पे और ज्यादा क्लैरिटी आएगी एनसीईआरटी को किस तरीके से। एनसीईआरटी अब्सर्ड हो चुकी है नॉर्मली, अगर यूपीएससी में हम देखें कुछ लोग कहते हैं कि मैं एनसीईआरटी पढ़ के पेपर क्रैक कर गया, तो वो भी एक झूठ बात है। एनसीईआरटी से हमारी बेसिक फाउंडेशन बनाती है। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो बेसिक ज्योग्राफिकल फिनोमेना कैसे काम करते हैं वो आपका एक बेसिक फाउंडेशन एनसीईआरटी से बन जाएगा, कॉन्सेप्चुअल। और कुछ फैक्ट्स होंगे वो आपको मिलेंगे। हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो बेसिकली आपको फैक्ट जो है प्री के लिए जो डायरेक्ट फैक्ट्स हैं वो एनसीईआरटी में जरूरी हैं, प्लस कुछ एस्पेक्ट्स की एंशिएंट टाइम में वुमेन की सिचुएशन क्या थी, इकोनॉमी किस तरीके से रन हो रही थी, वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है। इनको एक बार कहानी की तरह पढ़े, पहली बार नोट्स नहीं बनाए जाते, हाईलाइट नहीं करा जाता, कहानी की तरह पढ़े। सेकंड टाइम इनको पढ़िए और थोड़ा थोड़ा हाईलाइट करते रहिए जो चीजें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली जरूरी है। और फॉर मोर पर्पसेस कल 4 बजे शाम को इसी टाइम प्रोफेसर के संधू क्लास लेंगे पॉलिटी एनसीईआरटी की, तब आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी कि पॉलिटी एनसीईआरटी किस तरीके से हमारे लिए आवश्यक है। ये मैं हिस्ट्री के बारे में बात कर रहा था, अभी भी चैट पे 1-2 डाउट्स आ रहे हैं, तो मैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूरी हुई हिस्ट्री की, उसके बाद हमें कुछ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है। देखिए एंशिएंट इंडिया एज फार एज हरियाणा इज कंसर्न, तो आपको एंशिएंट इंडिया पे अगर आपने आर एस शर्मा पढ़ लिया एंशिएंट इंडिया की जो ओल्ड एनसीईआरटी है, तो आपको कोई स्टैंडर्ड किताब पढ़ने की मेरे अकॉर्डिंगली आवश्यकता नहीं है, अंटिल अनलेस हम आर्ट एंड कल्चर पे पढ़ लेंगे आगे। और मेडिवल इंडिया है, मेडिवल इंडिया में भी ठीक ठाक कवरेज मिल जाता है। स्टिल अगर आप एक स्टैंडर्ड बुक पढ़ना चाहते हो तो सतीश चंद्रा की एक छोटी सी बुक है इंडियन मेडिवल हिस्ट्री, तो दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। मॉडर्न इंडिया आपको बहुत अच्छे से कवर करना होगा प्री और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से, तो वहां पे आप स्पेक्ट्रम की नए वाला एडिशन बुक ले सकते हो। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बहुत अच्छे से वहां पे आपको मिल जाएगा। प्लस मेंस में थोड़े बहुत टॉपिक वर्ल्ड हिस्ट्री के भी रहेंगे, तो आपको नॉर्मल लॉवी की एक बुक है, वैसे थोड़ी बल्कि बुक है, तो इसकी चिंता मत करना। अभी हम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो वर्ल्ड हिस्ट्री के रहेंगे उनको करवा देंगे। एंड कल्चर +1 की एनसीईआरटी है, फाइन आर्ट्स की बुक, इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स मोर देन सफिशिएंट है। हरियाणा का अगर पेपर दे रहे हो, यूपीएससी नहीं दे रहे हो, तो ये किताब पढ़ लेना, आर्ट एंड कल्चर में आप चूकोगे नहीं। स्टिल अगर आपको उत्सुकता है एक स्टैंडर्ड किताब पढ़ने की, तो नितिन सिंघानिया एक स्टैंडर्ड बुक है टाटा मैक्रो हिल की, ये पढ़ सकते हो, बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। आप +1 की एनसीईआरटी पढ़ोगे तो मोर देन सफिशिएंट है। प्लस अदर सोर्सेज जरूर विजिट करना, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की वेबसाइट है, वहां पे कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे, सीसीआरटी की वेबसाइट पे कुछ डॉक्यूमेंट मिलेंगे, या हर साल की इंडिया ईयर बुक में कल्चर का अलग से चैप्टर होता है वहां पे। प्लस जब आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो ना, तो बहुत सारे आर्ट फैक्ट्स न्यूज में रहते हैं, ट्राइबल आर्ट फैक्ट्स न्यूज में रहते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन न्यूज में रहती हैं, तो उनको जरा ध्यान से पढ़ लिया जाता है। जस्ट लाइक कहाँ से क्या मिला, इस तरीके की चीजें, तो उनको ध्यान से पढ़ लिया जाता है। हिस्ट्री रिलेटेड एस्पेक्ट्स भी न्यूज में रहते हैं, जस्ट लाइक आपके हरियाणा में रखी गढ़ी एक साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, हर चौथे दिन ट्रिब्यून में आर्टिकल छपा होता है, कभी उनका कोई कंकाल मिल गया, कभी उनके बीड्स मिल गए, या सर्टेन आर्ट फैक्ट्स वहां पे मिले हैं, तो वो हिस्ट्री एज वेल एज आर्ट एंड कल्चर है थ्रू द न्यूज़पेपर। दिस इज हाउ करंट अफेयर्स आपकी प्रिपरेशन में रोल प्ले करते हैं। तो अब इन अ नटशेल मैंने बोला कि नितिन सिंघानिया ऑप्शनल है। अगर आप फाइन आर्ट्स की किताब अच्छे से पढ़ रहे हो तो नितिन सिंघानिया फॉर द टाइम बीइंग स्किप कर सकते हो, लेके रख लेना, एंड में थोड़ा बहुत देख लेंगे हाईलाइट करके चीजें। ज्योग्राफी पे आते हैं। ज्योग्राफी छोटी क्लास की एनसीईआरटीज भी पढ़ सकते हैं वो लोग जिनको ज्योग्राफी बिल्कुल बोरिंग लगती है या जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आता है। अगर आपकी ज्योग्राफी हल्की फुल्की ठीक है तो कोशिश करना +1 की फंडामेंटल ज्योग्राफी पढ़नी शुरू करना। अगर नहीं बोरिंग लगती है तो स्विच टू 10th,
अगर वो भी डिफिकल्ट लगता है तो स्विच टू 9th। जिनको ठीक लगा तो +1 +2 की दोनों ज्योग्राफी की किताबें पढ़ दो, आपका ज्योग्राफी का पोर्शन ठीक कवर हो जाएगा। इसके अलावा 2 स्टैंडर्ड बुक्स हैं, वन इज ऑफ द ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन, टाटा मैग्रो-हिल, देन जीसी लियोंग एक छोटी सी बुक आती है। माजिद हुसैन यहाँ पे ऑप्शनल है, अगर ज्योग्राफी में कोई एक्स्ट्रा नॉलेज लेना चाहता है तो माजिद हुसैन जा सकता है, वरना हम ठीक ठाक पढ़ लेंगे एनसीईआरटी के माध्यम से। बट जीसी लियोंग पढ़ना आपके लिए आवश्यक है, बिकॉज वो काफी एनहांस नॉलेज एनहांस करता है फंडामेंटल ज्योग्राफी के लिए, जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप ऑप्शनल ज्योग्राफी ऑप्ट कर रहे हो तो तब तो इसके साथ आपको और भी बहुत सारी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, जिनकी बात कभी और करेंगे। सो पढ़ सकते हो माजिद हुसैन, बट ऑप्शनल है, अगर नहीं पढ़नी तो भी काम आपका चल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहता है कि आपके पास एक ऑक्सफोर्ड एटलस मैप होना चाहिए। जब भी न्यूज़पेपर पढ़ो, नई लोकेशंस है तो उनमें मैप करोगे, खाली मैप लेके रखने हैं। जब रिवर सिस्टम पढ़ रहे हो, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो सभी को खाली मैप्स में ड्रॉ करना है, इजीली ज्योग्राफी याद हो जाती है। नेक्स्ट है पॉलिटी, आईआर एंड गवर्नेंस। इंडियन पॉलिटी क्लास 9th 10, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क 12वीं की 2 पॉल साइंस की हैं, ये एनसीईआरटी की किताबें हैं, प्लस लक्ष्मीकांत है। अब यहाँ पे 2 एस्पेक्ट हैं। लक्ष्मीकांत अभी जो नया एडिशन आया है काफी अपडेटेड है, बहुत अच्छी बुक है, तो आप डायरेक्टली लक्ष्मीकांत भी स्टार्ट कर सकते हो। स्टिल कुछ लोग हैं जिनको अभी पॉलिटी में बेसिक फाउंडेशन की आवश्यकता है, तो आप क्लास 9th की एनसीईआरटी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से ही शुरू कर सकते हो। वो भी अच्छी किताबें हैं। इन्हीं अभी अभी संधू सर जो क्लास ले रहे हैं, फ्री क्लासेस आपकी एनसीईआरटी की चल रही हैं, कल शाम को जो होने वाली है, उनमें यही एनसीईआरटीज पढ़ाई जा रही है। तो बेसिक आइडिया आपको कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेसी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्टेट, लिबर्टीज क्या होती हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, तो वो एक बेसिक फाउंडेशन आपका बन जाएगा, आपकी एक समझ बन जाएगी पॉलिटी से एनसीईआरटीज पढ़ने के बाद। फिर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स को पढ़ना है तो लक्ष्मीकांत इज द बाइबल फॉर द एचसीएस पेपर। पढ़ोगे ठीक ठाक चीजें हैं। यूपीएससी के लिए कुछ 1-2 बुक्स और हैं इनकी, वो भी हम लोग रिकमेंड करते हैं, आपके लिए एनफ रहेगा। एक आध क्वेश्चन गवर्नेंस का पूछ लिया जाता है कभी कभार मेंस में, तो सेकंड एआरसी रिपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट की पीडीएफ आपको इंटरनेट पे मिलेगी। काफी बड़ी रिपोर्ट है, तो इसका जिस्ट भी अवेलेबल है। बहुत सारे लोगों ने इसको समरी दिया हुआ है, तो समरी को पढ़ लेना। प्लस जो गवर्नेंस रिलेटेड सरकार की रिफॉर्म्स रहती है, उनकी पॉलिसीज रहती हैं, डिसीजंस रहते हैं, उनकी स्टडी करनी है न्यूज़पेपर रिलेटेड आर्टिकल से। तो ये हमारा पॉलिटी गवर्नेंस को कवर करेगा। इंटरनेशनल रिलेशंस, नॉर्मली ये मुझे एक स्टूडेंट ने पूछा था, एक अंकुश ने पूछा था, यार इंटरनेशनल रिलेशंस मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग न्यूज़पेपर से बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो 1 साल का। जिस तरीके के क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं ना आईआर से, इंडिया सेंट्रिक क्वेश्चन आते हैं। कुछ भी हो गया कि वेस्ट एशिया में इस तरीके का ट्रबल है, इराक में इस तरीके की प्रॉब्लम है, तो भारत पे उसका क्या संबंध है, तो डायरेक्टली करंट रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर भी अगर आप कोई बुक फॉलो करना चाहते हो आईआर पे, थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, तो टाटा मैग्रो-हिल की एक बुक है, बवनीत सिंह आई गेस उनके राइटर है, तो वो एक अच्छी किताब है आईआर की, और बहुत मेहनत करके उन्होंने लिखा है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। फिर भी आपको साथ साथ न्यूज़पेपर फॉलो करना होगा, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन इज एन ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट, ऑनगोइंग सब्जेक्ट। अभी चाइना के साथ स्टैंड ऑफ हुआ है, नेपाल के साथ रिलेशन खराब चल रहे हैं, तो उनका एस्पेक्ट जो है वो करंट न्यूज़पेपर आपको ज्यादा देगा इंस्टेड ऑफ अ बुक। बुक आपको एक बैकग्राउंड का नजरिया दिखा देगी कि इन रिलेशंस का बैकग्राउंड क्या है, तो थोड़ा आपका समय बच सकता है वहां पे, अगर आप थोड़ा बुक काइंड ऑफ पीपल हो। तो नेक्स्ट है अर्थशास्त्र, इकोनॉमी। इकोनॉमी में हमें सिर्फ एक बात याद रखनी है कि आपको सिर्फ मैक्रो पार्ट पढ़ना है। इकोनॉमी में 2 पार्ट होते हैं ना, मैक्रो और माइक्रो, तो माइक्रो स्किप कर देना, एक आध क्वेश्चन कहीं दिख भी गया तो इग्नोर इट। हमें सिर्फ मैक्रो वाला पार्ट करना है। मैक्रो की इंडियन इकोनॉमी की 11th की बुक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, और 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये अच्छे से करनी है। यहीं से बहुत सारे आपके बेसिक फैक्ट्स क्लियर हो जाते हैं कि भाई जीडीपी क्या है, जीएनपी क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट से हमारा क्या मतलब है, गरीबी क्या है, उसको कैसे मापते हैं, किस तरीके के आंकड़ों का संकलन करा जाता है, तो यहाँ से चीजें क्लियर हो जाएंगी। फिर एक स्टैंडर्ड बुक आप लोगों ने यहाँ पे पढ़नी है, विच इज संजीव वर्मा, इंडियन इकोनॉमी बाय संजीव वर्मा। तो ये बुक आप लोगों ने लेनी है। बहुत सारे लोग यहाँ पर रमेश सिंह पढ़ते हैं, टाटा मैग्रो-हिल की। मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको रमेश सिंह पढ़ना फॉर द हरियाणा सिविल सर्विसेज, काफी बल्कि बुक है, आपको समझ भी नहीं आएगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। संजीव वर्मा यूनिक पब्लिशर्स की अच्छी किताब है, और छोटी है, बल्कि भी नहीं है, और बहुत लेमान लैंग्वेज, जस्ट लाइक हम आपस में सिंपल सी बातें कर रहे हैं ना, सिंपल सी बातें वहां पे लिखी हुई है। इकोनॉमी रिलेटेड अच्छी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, प्लस
अदर डॉक्यूमेंट्स हमें पढ़ने होते हैं, जस्ट लाइक देश का इकोनॉमिक सर्वे आ गया, हरियाणा का इकोनॉमिक सर्वे आ गया, बजट के डॉक्यूमेंट्स हैं, इंडिया ईयर बुक के कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स हैं, वो आपको इकोनॉमी के लिए पढ़ने होंगे। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। इकोनॉमी एक बहुत कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है अगर आपने इकोनॉमी स्कूल टाइम्स में +1 +2 में या ग्रेजुएशन में एज एन फील्ड नहीं पढ़ा। सो इकोनॉमी में आपको रिकमेंड करूंगा कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें। 10वीं की भी एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत रहता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में, तो उसको भी पढ़ें। आपकी हरियाणा की किताबों में भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में ठीक ठाक बातें हैं, जो हरियाणा बोर्ड की, उनको भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको इकोनॉमी नहीं समझ आता तो नॉर्मली मैंने एस्पायरेंट्स देखे हैं जो इनको स्किप कर देते हैं, तो वो बहुत खतरनाक सिद्ध हो जाता है आपकी तैयारी में। तो इसको स्किप नहीं करना। अगर नहीं समझ में आता तो किसी को अप्रोच करो, किसी से पढ़ लो, ऑनलाइन ऑफलाइन, हमसे पढ़ लो, किसी और से पढ़ लो, बट इसको कंप्लीट करना है। सेल्फ स्टडी के लिए ये किताबें हैं, ये मैंने बताई हैं, इनको फॉलो करोगे तो होप आपका 70-80% तो आपको समझ आ ही जाएगा। कंटेम्पररी है तो द हिंदू का जो इकोनॉमी पेज रहता है, फाइनेंस का पेज रहता है, उसको कंप्लीटली पढ़ा जाता है। जितनी टर्मिनोलॉजीज वहां पे आई हैं उनको देखा जाता है कि इनका मतलब क्या है। पहले 4-5 महीने आपको नहीं पता लगेगा कि भाई क्या क्या मुझे पढ़ना चाहिए, बट धीरे धीरे जैसे जैसे इकोनॉमी आप पढ़ोगे तो द हिंदू का इकोनॉमी पेज समझ आने लग जाएगा। जो भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो उसका इकोनॉमी पेज आपको समझ आने लग जाएगा। ठीक है, देन बात करते हैं इन्वायरमेंट की। नॉर्मली इन्वायरमेंट इतना एक्सटेंसिवली मेंशन्ड नहीं है आपके पेपर में जितना कि यूपीएससी यहाँ पे फोकस करती है, बट स्टिल 2-4 क्वेश्चन प्री में पूछे जाते हैं, या मेंस में जो सोशल इश्यूज या रेलेवेंट नेशनल इश्यूज थे वहां पे क्लाइमेट चेंज एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। तो आप एक काम करना, +2 की जो एनसीईआरटी है ना, बायोलॉजी का चैप्टर 13 से 16 पढ़ देना, और एनआईओएस के एनवायरमेंट के नोट्स हैं, प्लस एनवायरमेंट के जो करंट अफेयर है उनको जरूर थॉरो करना। आपको इंटरनेट पे बहुत सारी कंपिलेशंस मिल जाएंगी, ऑल्दो मैं आपको सेंड भी करवा दूंगा, हमारी खुद की कंपिलेशन जो है, जब पेपर आएगा तब आपको मिल जाएगी। तो वहां से इन्वायरमेंट के जो करंट अफेयर है वो कवर हो जाएंगे, वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लस कुछ बेसिक्स अगर क्वेश्चन आते हैं तो वो बायोलॉजी की इस किताब से आपके पूरे हो जाएंगे। आई वोंट रिकमेंड यू टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर बुक, जो स्टैंडर्ड किताब है, जो मानी जाती है, नॉर्मली यहाँ पे वेटरन्स लोग बैठे हैं तो उन्होंने पढ़ी भी होगी। अगर फिर भी आपको कमी लगती है कि भाई इन्वायरमेंट अभी मुझे अप टू द मार्क नहीं आया, मॉक टेस्ट में अभी भी मेरे क्वेश्चन छूट रहे हैं, देन यू कैन गो फॉर दिस बुक। अभी प्राइमरली आप यहाँ से शुरू करिए, ये अच्छा है, ये बुक थोड़ी बल्कि है, मोरल डाउन करेगी, एनआईओएस के नोट्स अच्छे हैं, प्लस करंट अफेयर साथ साथ फॉलो करोगे तो ये एक अच्छा सोर्स आपके लिए बन सकता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, देखिए बेसिक साइंस है तो थोड़ी बहुत एनसीईआरटीज पढ़िए साइंस की, लाइफ साइंसेस को लेने के लिए। नॉर्मली जब आप एनसीईआरटीज पढ़ते हो तो कुछ लोगों के लिए ये थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है साइंस की एनसीईआरटीज पढ़ना, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। तो इससे अच्छा है आप साइंस एंड टेक टीएमएच की एक बुक आती है, इसको लीजिए, अच्छा कवरेज देगी। एक अरिहंत की भी ऐसी बुक आती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेके, वो भी अच्छा कवरेज देगी। जो लोगों को एनसीईआरटी अच्छी लग रही है पढ़नी वो पढ़ सकते हैं, तो वहां से ही क्वेश्चन आते हैं, और ये बुक्स एक्चुअली वहीं से सोर्सेज को कंपाइल करके बनाई गई हैं। तो दोनों में से अगर ये अच्छे से पढ़ लिया तो ये किताब तो फिर भी आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा रिव्यू करने के लिए। अगर अच्छा लग रहा है तो फाउंडेशन बनेगा, प्लस एडवांस लेवल की स्टडी हो जाएगी। इन केस अगर आपको एनसीईआरटीज अच्छी नहीं लगती तो आप डायरेक्टली इस बुक को फॉलो कर सकते हो। प्लस एक मैगजीन आपको पढ़ना है जो है साइंस रिपोर्टर, टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन प्री में भी आजकल आ जाते हैं और मेंस में भी एक आध क्वेश्चन वहां पे पूछ लिया जा सकता है। तो टेक्नोलॉजी के साथ अप टू डेट रहने के लिए साइंस रिपोर्टर है, प्लस आप करंट अफेयर टेक्नोलॉजी रिलेटेड अच्छे से कवर करोगे, उनका अलग से नोट्स बनाओगे, करंट अफेयर्स रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं टेक्नोलॉजी से। तो ये एक बेहतर सोर्स रहेगा टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। और बेसिक साइंस जो हमारी बेसिक फिजिक्स है, बेसिक बायो है, बेसिक केमिस्ट्री है, वहां पे जो नॉन साइंस के बच्चे हैं, ह्यूमैनिटीज के लोग हैं, उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो मैं बता दूं कि ये बेसिक है, आपको ऐसा नहीं है कि आपको साइंस में कोई मास्टरी करनी है, आपको केमिस्ट्री थोड़ी बहुत बोरिंग लग सकती है, आपको फिजिकल फिनोमेना कुछ बोरिंग लग सकते हैं, लेकिन अगर एनसीईआरटीज पे स्विच करोगे या बेसिक लेवल की किताबें पढ़ोगे तो आपको एक हेलीकॉप्टर व्यू मिल जाएगा जिससे आपका क्वेश्चन एटलीस्ट सॉल्व हो जाएगा। साइंस बोरिंग लग रही है बट स्टिल आपको इसको पढ़ना है और इंटरेस्टिंग बना के पढ़ना है, उसकी कोशिश करेंगे, स्किप नहीं करनी है। देन सोसाइटी एनसीईआरटी मेंस में है, सोशल इश्यूज का इशू है हमारे पास मेंस में, तो एनसीईआरटीज को रिव्यू करना, इनके ना
कुछ कंपिलेशंस भी अवेलेबल है, 5-10 जो मेन इश्यूज हैं, जस्ट लाइक ग्लोबलाइजेशन का इंडियन सोसाइटी पे क्या है, अभी करंट जो प्रॉब्लम चल रही है, गरीबी है, असमानता, इनइक्वालिटी है, या अभी रिसेंटली माइग्रेंट क्राइसिस है, इस तरीके का एक आध क्वेश्चन बिल्कुल वहां पे पूछा जाएगा। तो उनसे लिए ऑलरेडी रेडीमेड आंसर रखते हैं हम लोग मेंस के लिए। या एक मैगजीन आप फॉलो कर सकते हो, वैसे तो वीकली मैगजीन है, लेकिन वीकली मत पढ़ना, मंथली इसका इशू लेके उसको एक आध इशू पढ़ लेना। तो जो करंटली सोसाइटी में चल रहा है वहां पे आपका एक ओपिनियन फॉर्म हो जाएगा। प्री के लिए इसका बहुत कम रेलेवेंस है, और रेलेवेंस है ही नहीं इन माय ओपिनियन, बट मेंस में ये आपको हेल्प करने वाला है। सोशल इश्यूज पे क्वेश्चन आते हैं। देन वहीं पे इंटरनल सिक्योरिटी पे भी एक आध क्वेश्चन आता है। तो बुक तो अशोक कुमार आईपीएस सर के द्वारा लिखी गई चैलेंज ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया है, बट एक ही पेपर है जीएस का आपके एचसीएस में, तो इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड एक आध क्वेश्चन ही आता है। तो ये बुक वैसे बहुत बड़ी नहीं है, आप पढ़ सकते हो इसको। अगर नहीं है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे भी एक इंटरनल सिक्योरिटी का सीरीज चलेगा, आप उसको फॉलो करके भी मेन टॉपिक्स इसके कवर कर सकते हो। मीनवाइल प्री वाले बिगनर लोग इसको मत पढ़ें, धीरे धीरे हम लोग आने वाले दिनों में इनको फॉलो करेंगे। स्टिल इसको लेके रख लेना, चीजें हाईलाइट करते रहेंगे। हम एक सीरीज शुरू करेंगे जब आपका पेपर अनाउंस होगा तब, तो इंटरनल सिक्योरिटी के कुछ टॉपिक्स हम वहां पे भी कवर कर देंगे। पैटर्न लोगों ने ऑलरेडी इसको पढ़ के रखे होंगे, एक आध क्वेश्चन आएगा तो किस तरीके से आएगा उसको सॉल्व करना है। देन डिजास्टर मैनेजमेंट है। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कोई एज एन सच स्पेशल बुक है नहीं, पुराने वाली इसी किताब में डिजास्टर मैनेजमेंट का एक चैप्टर है, तो उसको कवर कर दीजिएगा। इसका चैप्टर तो हमें पढ़ना ही होगा, डिजास्टर मैनेजमेंट एक छोटा सा चैप्टर है, इससे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। या एक मैगजीन है योजना, जनवरी 2017 की, इन्हीं की वेबसाइट पे मिल जाएगी, पीडीएफ डाउनलोड करना, उसको निकाल के रखो, बहुत अच्छे नोट्स हैं, 60 पेज है, पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट, वहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं और आपको आसानी हो जाएगी। फॉर जो लोग बहुत ज्यादा सीरियस लेते हैं वो इग्नू के नोट्स इसको पढ़ते हैं, बट मैं ज्यादा रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इग्नू के नोट्स पढ़ें, वो लेंथी हो जाएगा। एनडीआरएफ की वेबसाइट विजिट कर लो, योजना पढ़ लो 2017 जनवरी की, ये गूगल करोगे तो आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, इंटरेस्टिंग भी है पढ़ना। एनसीईआरटीज में है नहीं कुछ इतना फील्ड, हम लोग पढ़ते नहीं इसको। सो ये था। एक मेन में स्टैट्स एंड एनालिसिस का है, तो स्पेक्ट्रम की एक बुक आती है स्टैट्स एंड एनालिसिस, एक या दो क्वेश्चन ही आपके आने। तो इस बुक के अलावा आप एनसीईआरटी 11 बेसिक स्टैट्स को एक बार रिव्यू कर सकते हो, आसान सा क्वेश्चन आएगा, इससे सॉल्व हो सकता है। एनसीईआरटी क्लास 11 स्टैट्स की बुक आती है, आसान, वहां से हो जाएगा। या आप स्पेक्ट्रम की बुक फॉलो कर सकते हो। प्री वाले मत पढ़े, मेंस के टाइम पे हम लोग पढ़ेंगे, 3 या 4 दिन में जो मेन टॉपिक है वो कवर हो जाएंगे, तो ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता है नहीं। हाँ जी, चैट में चलो मैं अभी आता हूँ आपके डाउट्स पे। दूसरा है हरियाणा जीके, कंटेंडिंग टॉपिक। आज बहुत लोग पूछ रहे थे हरियाणा जीके के लिए क्या पढ़े। भाई सबसे बड़ा सोर्स है, आप अपना इकोनॉमिक सर्वे पढ़ो और अदर गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट, जस्ट लाइक सरकार आपकी बजट निकालती है उसका डॉक्यूमेंट अच्छे से पढ़िए। प्लस सरकार, हरियाणा गवर्नमेंट ने एक डायरी बांटती है अपने सरकारी अफसरों को, टीचर लोग हैं शायद उनको भी मिली होगी। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की एक डायरी है, उसके पहले 40-50 पेजों में सरकार की बहुत ज्यादा तारीफ और बढ़ाइयां करी जाती हैं सरकार की पॉलिसीज का। तो वो भी एक हरियाणा जीके का अच्छा सोर्स रहता है। अगर वो बुक आप नहीं अवेल कर सकते हो तो इकोनॉमिक सर्वे बजट तो हमारे पास है, और अरिहंत की एक बुक आती है नो योर स्टेट, तो हरियाणा का ठीक ठाक नॉलेज वहां से भी कवर हो जाता है। प्लस इनकी कुछ वेबसाइट्स हैं हरियाणा गवर्नमेंट की, तो वहां के अबाउट अस पेज में जाके भी बहुत सारी चीजें हैं जो होती हैं। पिछली बार मैंने देखा डायरेक्टली विकिपीडिया से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। विकिपीडिया खोलो, स्टेट ऑफ हरियाणा, तो 4 क्वेश्चन डायरेक्टली इन्होंने वहां से कॉपी पेस्ट करे थे। सो प्री में, तो मेंस में तो हमें इकोनॉमिक सर्वे और हरियाणा का जो बेसिक कल्चरल एस्पेक्ट है वो पढ़ना होगा, उसके लिए बुक है। तो थोड़े से दिमाग के कपाट खोल के ये इकोनॉमिक सर्वे, बजट और इंटरनेट के माध्यम से हम हरियाणा जीके को बेहतर कर सकते हैं। आगे चलते हैं, अभी आपके डाउट्स ले रहा हूँ, सभी के डाउट्स लेता हूँ। दूसरा है लैंग्वेज के पेपर, लूसेंट की जनरल इंग्लिश की बुक है वो, प्लस न्यूज़पेपर का एडिटोरियल है, पढ़ोगे तो लैंग्वेज पेपर इजीली निकल जाएगा। सिमिलरली हिंदी की जनरल हिंदी की बुक आती है, ग्रामर की है, 10वीं की व्याकरण की बुक है, 10वीं ग्रामर की, 10वीं लेवल पे, उसको पढ़ोगे तो हिंदी आपकी ठीक हो जाएगी। अब एट लास्ट प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी क्या रहनी चाहिए। नॉर्मली मैंने आपको प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी स्टार्टिंग में बताया था कि बेसिक्स से स्टिक रहना है और किस तरीके से काम करना है। एचसीएस के लिए आपका जो प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी है, सिलेबस कंप्लीशन के लिए मैंने आपको 1 ईयर बोला। 1 ईयर में भी आपको पहले लगभग 6 से 8 महीने में जीएस का सिलेबस लगभग पढ़ देना है पूरे का पूरा।
कोशिश करनी है जीएस का सिलेबस 8 से 10 महीने में आप लोग पढ़ दो, और प्री और मेंस हमेशा कंबाइन तरीके से पढ़ा जाता है। ऐसा नहीं कि आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो इस बार सिर्फ फैक्ट याद कर लो कि जो मुझे डायरेक्टली प्री में पूछे जाएंगे, मेंस में बाद में देखूंगा। जो भी तैयारी है इतनी कॉम्प्रिहेंसिव वे से करी जाती है कि प्री और मेन सारा सिलेबस मेरा कवर होता रहे। डेली न्यूज़पेपर पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और आंसर राइटिंग भी हमें मेंस के लिए शुरू कर देनी है। मेंस डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो उसमें आपको लिखना होगा, उसी के अच्छे नंबर आएंगे जो बेहतर आंसर लिखेगा। नॉलेज डजंट मैटर, दो एक एक्सटेंट तक मैटर करती है, बट हार्डली जो आप अपनी नॉलेज को रिप्रेजेंट करोगे वो ज्यादा मैटर करता है। तो जब आप 6 महीने में सिलेबस एक बार पढ़ लेते हो तो आप अपनी आंसर राइटिंग शुरू कर दीजिए। मॉक क्वेश्चंस अपने मेंटोर से लेके कि मैं लिखता हूँ, और उनको चेक करवाइए कि मेरे आंसर बेहतर कैसे हो सकते हैं। सो इन माय ओपिनियन 8 महीने में आपको जीएस के सारे सब्जेक्ट एनसीईआरटी प्लस बुक्स को एक बार मगअप कर लेना चाहिए अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, और 2 महीने में अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट जो भी आपने चूज किया उसका सिलेबस पूरा करिए, और एंड वाले 2 महीने आप रिवीजन करिए प्री से पहले। अगर आप तैयारी पहले शुरू कर देते हो, थोड़ा समय है, तो इनमें थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन हो सकती है, बट कंसिस्टेंसी नहीं टूटनी चाहिए। रिवीजन में ज्यादा टाइम दे देंगे, बट सिलेबस पूरा करने के बाद दोबारा उसको पढ़ना है। ठीक है, एट लास्ट की मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट कब लेने चाहिए, कैसे लेने चाहिए, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे पास नॉर्मली आता है। देखिए, मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल ज्वाइन करना चाहिए, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी, बट उनकी टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण रहती है। पहले आप 6-7 महीने में सिलेबस को पूरा करिए, तब तक आपको मॉक टेस्ट की आवश्यकता नहीं है। जब आप सिलेबस पूरा कर लेंगे, जैसे लाइक आपने पॉलिटी पढ़ लिया, तो पॉलिटी के 2-4 मॉक टेस्ट आप देख लीजिए कि मेरा स्कोर कितना आ रहा है, वहां पे मुझे क्या क्या कमी है। सिमिलरली जैसे जैसे सब्जेक्ट चलते जाएंगे तो सब्जेक्ट वाइज सेक्शनल टेस्ट आप ले सकते हो। जब सिलेबस पूरा हो गया देन गो फॉर द मॉक टेस्ट। मेंस में भी ऐसा ही है, जब आप कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस पढ़ लोगे तो मेंस के क्वेश्चंस की आंसर राइटिंग आप शुरू कर सकते हो एज एन इन स्टिपुलेटेड इन्वायरमेंट। टाइम बेस्ड आपको क्वेश्चन लिखने हैं। ठीक है जी। अब लास्ट टॉपिक है मेरा कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे चूज करना है। तो देखिए, ऑप्शनल सिलेक्ट करना, ये चीजें ऐसे नहीं काम करती कि मैं आपको चार सब्जेक्ट बताऊंगा कि यही बेस्ट है। आपका सिलेक्शन होता है आपके आंसर के, आपके मेंस के स्कोर के बिहाफ पे। आपका मेंस का स्कोर अच्छा इसलिए आता है क्योंकि आपने आंसर्स बहुत अच्छे लिखे हैं। आप आंसर्स इसलिए बहुत अच्छे लिखते हो क्योंकि आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या आपको उस सब्जेक्ट की नॉलेज है। तो नॉलेज किसी सब्जेक्ट की होना ये डिपेंड करता है उसको पढ़ने वाले बंदे पे कि उसका इंटरेस्ट कितना बना हुआ है। अगर आपके, वैसे लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है मेरे पास जो हरियाणा में लिए जाते हैं, इस स्क्रीन पे आपको लिस्ट दिख रही है। इंडियन हिस्ट्री 6 नए सब्जेक्ट इस साल इन्होंने ऐड करे हैं, विच इज एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, मैनेजमेंट, मेडिकल साइंस, फिलॉसफी एंड स्टैट्स। ये 29 सब्जेक्ट हैं जिनमें से एक सब्जेक्ट आपने चूज करना है। अब इनको चूज करने के लिए सबसे बेहतर ऑप्शन क्या है कि आपको सेल्फ एनालिसिस करना है। ऑप्शनल चूज करने का सही समय तब रहता है जब आप जीएस को एटलीस्ट 6 महीने से पढ़ रहे हैं। सो बिगनर्स अभी ऑप्शनल के साथ अपना मैस दिमाग मत खराब करें, अभी समय सही नहीं है। आप गलत ऑप्शनल चूज करके उस पर टाइम वेस्ट कर सकते हो। 6 महीने जीएस पढ़ोगे। जीएस पढ़ना के सब्जेक्ट से शुरू करना है ये भी मैं अभी बताता हूँ। तो जीएस 6 महीने आप लोग पढ़ोगे, 6 महीने बाद आपको जीएस के सब्जेक्ट्स की भी क्लैरिटी आएगी, प्लस आप अपने जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उस पर भी थोड़ी क्लैरिटी आपको आएगी। तो 2 ऑप्शन यहाँ पे रहेंगे आपको कि ऑप्शनल या तो आपके किसी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट का हो जो कि एक्चुअली आपने नहीं पढ़ा है, या ऑप्शनल आपकी ग्रेजुएशन के फील्ड का हो। अगर आपने ग्रेजुएशन इन 29 फील्ड्स में करी है जो मैंने आपको आगे दिखाए, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, तो एटलीस्ट आपको इनका एक बार सिलेबस रिव्यू करना चाहिए, पिछले साल का पेपर देखना चाहिए। अगर आपको वहां पे इंटरेस्ट आ रहा है, आपको सिलेबस बिल्कुल देखा देखा लग रहा है, क्वेश्चंस भी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इनको इजीली लिख सकता हूँ, सो गो फॉर दैट ऑप्शनल। किसी की बात मत सुनो। आपने पिछले 5 साल उस सब्जेक्ट को पढ़ा है, पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन में आप उसमें बेहतर कर सकते हो, बट एक स्टार कंडीशन यहाँ पे रहती है, अगर उस पर्टिकुलर ऑप्शनल का स्टडी मटेरियल आपके पास अवेलेबल है या आप अपनी एग्जिस्टिंग किताबों से उन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ सकते हो तो राइट। तो उस ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करिए, बेहतर रहेगा। अगर वो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा आपको ठीक नहीं लग रहा, आपका इंटरेस्ट इतना नहीं है, आपने बस वैसे ही उसमें ग्रेजुएशन किया है, सो आप कोई ना कोई ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट ले सकते हो। अगेन स्टार कंडीशन इज कि वो सब्जेक्ट जो आपको खुद से बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे, तो वो इंटरेस्ट आपका 6 महीने में किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में डेवलप हो जाएगा, तो उसका सिलेबस रिव्यू करके आप वहां पे जा सकते हो।
इट इज यू, ये आप हो जो वहां पे जाके पेपर लिखोगे, तो ये आप खुद डिसाइड करोगे कि मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है। मैं वहां आपके साथ नहीं जाने वाला, मेरा खुद का ऑप्शनल ज्योग्राफी है, मैं किसी को नहीं कहता कि आप ज्योग्राफी ले लो, मैं बोलता हूँ आप सिलेबस देखिए, पेपर देखिए, अच्छा लगता है तो ले लीजिए, राइट? क्योंकि आंसर आपने लिखने हैं, स्कोर आपना है, रैंक आपको आना है, तो आप बेहतर लिखोगे ना, मैं थोड़ी ना आपके साथ जाके वहां पे आंसर लिखने वाला हूँ। सो अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट को डिफाइन करा जाता है, बट स्टिल अगर जिन जिन लोगों ने ग्रेजुएशन जिस सब्जेक्ट में करा है, एक बार उनका सिलेबस जरूर रिव्यू करें, मेरे अकॉर्डिंगली वो सब्जेक्ट आपको इजी लगेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, इट वाज सच अ ग्रेट सेशन सर। अरे थैंक यू यार। सो भाग्य सभी लोग 10-12 रह गए, सो वी आर फाइनली एंडिंग द सेशन।